हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, हम लोगों ने जनरल मीटिंग वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था, ठीक है। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो, आज हम लोग बात कर रहे हैं रेजोल्यूशंस की, कि रेजोल्यूशन कितनी तरह से पास होता है, ठीक है, और क्या क्या स्पेसिफाइड मेजोरिटीज़ हैं, कितना चाहिए स्पेसिफाइड मेजोरिटीज़, ये सब लोग हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, नॉर्मली तो हम लोग वर्डिंग्स यूज़ करते हैं रेजोल्यूशन पास कराना है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस रेजोल्यूशन पास नहीं होता, मोशन पास होता है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन पास कराना हम एक गलत वर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग ये वर्डिंग यूज करते हैं, रेजोल्यूशन पास करा रहे हैं। तो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, रेजोल्यूशन तो पास होने के बाद बन जाता है वो। तो पास क्या होता है? प्रपोज्ड रेजोल्यूशन, और प्रपोज्ड रेजोल्यूशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोशन, राइट। तो मोशन व्हेन पास्ड बाय रिक्विजिट मेजॉरिटी इट बिकम्स रेजोल्यूशन, ठीक है। तो रेजोल्यूशन पास कराना, तो हम लोग ठीक उसी तरह से गलत वर्डिंग यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आटा पिसवाने जा रहे हैं, आटा नहीं पिसता, पिसता तो क्या है? गेहूं पिसता है, राइट। गेहूं पिसने के बाद आटा बन जाता है। ऐसी हम लोग गलत वर्डिंग यहां यूज कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन पास करा रहे हैं। तो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, पास क्या होता है? मोशन। मोशन व्हेन पास बाय रिक्विजिट मेजॉरिटी इट बिकम्स रेजोल्यूशन, राइट। अब ये रिक्विजिट मेजॉरिटी की बात हो रही है कि रिक्विजिट मेजॉरिटी चाहिए कितना, ठीक है। तो रेजोल्यूशंस के लिए हम लोग दो सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 114 एंड सेक्शन 115। तो रेजोल्यूशन देखो तीन तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। तीन तरह के रेजोल्यूशन है, ठीक है। वैसे एक्सेप्शनल केसेस में यूनानिमस रेजोल्यूशन भी चाहिए होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बट अगर एग्जाम में पूछे रेजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, तो क्या बताएंगे आप? तीन तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का सेक्शन क्या है? 114 सबसेक्शन 1। स्पेशल रेजोल्यूशन का सेक्शन क्या है? 114 सबसेक्शन 2। एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस का सेक्शन क्या है? 115, राइट। 114 सबसेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, देखो तो ये क्या कहता है 114 सबसेक्शन 1 कि सबसे पहली चीज, नोटिस इज ड्यूली गिवन। और नोटिस के लिए आपने पढ़ा ही था सेक्शन 101, राइट। सेक्शन 101 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, ठीक है। तो नोटिस वाली बात सब कहां दी थी? सेक्शन 101 में। डन। तो नोटिस ड्यूली गिवन होना चाहिए, मतलब वही 21 डेज क्लियर नोटिस होना चाहिए। किस किस को देना जरूरी था उसको देना जरूरी है, नोटिस के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, राइट। और सेकंड मैंने क्या लिखा है इसी में? वोट्स कास्टेड इन फेवर इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन एक्सीड्स द वोट्स कास्टेड अगेंस्ट, ठीक है। मतलब प्रॉपर नोटिस दिया हो आपने, और साथ में क्या करना है कि जो वोट्स कास्टेड इन फेवर हैं एक्सीड करना चाहिए जो वोट्स कास्टेड अगेंस्ट हैं उनसे, ठीक। तो मतलब सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कराना है। डन। और वोट्स कास्टेड इन फेवर जो देखना है, इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन देखना है, ठीक है। चेयरमैन के पास अगर कास्टिंग वोट है और उसने यूज किया है उस वोट को, तो उसको भी काउंट कर लेना है। डन, ठीक है जी। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए बस दो कंडीशन है मेन, एक तो नोटिस ड्यूली गिवन होना चाहिए, और दूसरा वोट्स इन फेवर शुड बी इक्वल टू मोर देन द वोट्स कास्टेड अगेंस्ट, राइट, और इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन, ठीक है यहां तक, ठीक। और अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें 114 सबसेक्शन 2 में, तो ये तीन कंडीशंस दी हुई हैं। देखो, सबसे पहली चीज, इंटेंशन टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, मींस जब भी आप जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करेंगे ना, तो उस नोटिस में आप अपनी इंटेंशन क्लियर करेंगे। क्या इंटेंशन क्लियर करेंगे? कि भाई हम ये बिजनेस स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास करेंगे। मतलब सीधे सीधे नोटिस में लिखना पड़ेगा कि ये बिजनेस हम स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास करेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते सर कंपनीज एक्ट में लिखा है तो सबको पता है, नोटिस में बताने की क्या जरूरत है। मतलब नोटिस में आपको फिर भी बताना पड़ेगा। अब मान लो आपने नोटिस में बताया नहीं कि इस बिजनेस को हम एज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, और पास हुआ वो स्पेशल रेजोल्यूशन से, स्पेशल मेजॉरिटी से ही, तो भी वो रेजोल्यूशन वैलिड नहीं है, राइट। तो मींस इंटेंशन टू पास एसआर होना चाहिए, नोटिस में क्लियर करोगे अपनी इंटेंशन। नंबर 2, नोटिस ड्यूली गिवन होना चाहिए, वो बात तो वहां भी थी। और नंबर 3, वोट्स कास्टेड इन फेवर नॉट लेस देन 3 टाइम्स द वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। मींस क्या कहना चाह रहा है कि जो वोट्स कास्टेड इन फेवर है ना, वो कितना होना चाहिए? इक्वल टू एंड मोर देन 3 टाइम्स द वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। मींस पहले ये देख लो अगेंस्ट में कितनी वोट है। मान लो अगेंस्ट में 3 वोट हैं और फेवर में 9 वोट हैं, ठीक है। अगेंस्ट में 3 वोट हैं और फेवर में कितनी है? 9 वोट्स हैं या मोर देन 9 है,
तो रेजोल्यूशन इज पास्ड। और मान लो अगेंस्ट में 3 हैं और फेवर में 8 वोट्स हैं सिर्फ, तो मीन्स रेजोल्यूशन इज फेल्ड, राइट। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और देखो रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस सेक्शन 115 में दिया हुआ है। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस है, स्पेशल रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना। नोटिस स्पेशल है, रेजोल्यूशन स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 115 बात करता है इसकी, ठीक। तो ये कुछ 5 केसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस चाहिए होता है। वो 5 केसेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और अगर इस तरह का रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हो, कौन चाहता है इस तरह का रेजोल्यूशन पास कराना? मेंबर्स। तो वो नोटिस देंगे, किसको नोटिस देंगे? कंपनी को। कम से कम कितने लोग देंगे? या तो उतने मेंबर्स जिनके पास कम से कम 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, राइट। तो क्या करें, कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में नोटिस दे दें, कम से कम कितने लोग? उतने मेंबर्स लोग जिनके पास कम से कम 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना वोटिंग पावर होना चाहिए उन मेंबर्स के पास? 1% या उससे ज्यादा। या फिर उनके पास इतने रुपए के शेयर्स हैं जिसपे एग्रीगेट सम ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख हैज बीन पेड अप। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, या तो आपके पास 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो, या फिर आपके पास इतने शेयर्स हों जिसपे कम से कम 5 लाख रुपए पेड अप हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप स्पेशल नोटिस दे सकते हैं कंपनी को फॉर पासिंग ऑफ दीज 5 रेजोल्यूशन, राइट। ठीक है। और ये नोटिस देना कैसे है, कितने दिन पहले देना है कंपनी को, कंपनी कितने दिन पहले देगी शेयर होल्डर्स को, फिर ये सब बातें कहां दी हुई है? रूल 23 में दी हुई है। ये रूल 23 किसका है? कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 का है। ये रूल 23 भी हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे, और ये 5 केसेस जो है ना, ये भी हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। अभी यहां तक बात क्लियर है। तो रेजोल्यूशन 3 तरह के हो गए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ये जो रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस होता है ना भाई, इसमें आप एक चीज याद रखना बस, यहाँ जो स्पेशल नोटिस की बात हो रही है, यहाँ 14 डेज प्लस 7 डेज नोटिस की बात हो रही है। 14 डेज प्लस 7 डेज नोटिस है ना। ये 14 डेज प्लस 7 डेज नोटिस का मतलब क्या है, ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। डन। तो जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, जनरली ये कितने केसेस में चाहिए होता है? 4 केसेस तो वो ही हैं जो जनरल मीटिंग पे आप डिस्कस करते हो, एजीएम पे। तो आपको याद होगा एजीएम पे 4 बिजनेस ट्रांसैक्ट होते हैं। वो चारों बिजनेस किस रेजोल्यूशन से ट्रांसैक्ट कर रहे हो आप? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 ही बिजनेस हैं, और बिजनेस भी हो सकते हैं जहां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन सिलेक्टेड केसेस में चाहिए। इट मींस देखो 5 केसेस तो ये हैं, इनकी बात छोड़ दो, और बाकी पूरे कंपनीज एक्ट में जहां लिखा हो ना स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वहां तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। और अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब सिंपल मेजोरिटी की बात हो रही है। तो कंपनीज एक्ट में जहां भी सिर्फ क्या लिख के छोड़ दिया? रेजोल्यूशन, तो मतलब कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। डन। ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन सिलेक्टेड केसेस में चाहिए। और लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्टल बैलेट की बात करें, रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट सेक्शन 110 में डिस्कस किया था हम लोगों ने। कितने बिजनेस थे उसमें? 10 बिजनेस स्पेसिफाइड थे जहां पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करना जरूरी था, और उन 10 में से सिर्फ एक केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए था। मींस इन रेस्ट ऑफ द 9 केसेस हमें क्या चाहिए था? स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ गए बात? तो 9 केसेस तो वही हो गए पोस्टल बैलेट वाले। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखो ये साइबर पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में, राइट। सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी। तो ये एब्रीविएशन बनाई थी हम लोगों ने। साइबर का मतलब एस स्टैंड फॉर सेल, लीज और डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, राइट। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, राइट। बी स्टैंड्स फॉर बोरोइंग ऑफ मनी इन एक्सेस ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। और आर स्टैंड्स फॉर रेमिट एनी डेट ड्यू बाय अ डायरेक्टर। तो ये 4 पावर थी। किसकी थी वैसे ये पावर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी। बट ये चारों में से कोई भी पावर यूज करने के लिए जनरल मीटिंग पे एसआर पास करना जरूरी होता है। और इसमें से जो क्लोज ए वाली पावर है ना, ये पावर टू सेल लीज और डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, ये तो पोस्टल बैलेट वाले केसेस में भी था।
तो मतलब 9 केसेस ये रहे, 3 केसेस ये हो गए IBR वाली पावर जो है, यहां भी SR चाहिए। ऐसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉजेज हैं? ये 6 क्लॉजेज हैं। नरोल का एब्रीविएशन किया था हमने, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज एंड एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज कभी चेंज होता नहीं है। ये जो सी था मतलब कैपिटल क्लोज, इसको चेंज करना हो तो क्या चाहिए होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि 5 बिजनेस ऐसे बताओ जहां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, तो क्या बताओगे? 4 बिजनेस तो ऑर्डिनरी वाले हैं ही, एक बिजनेस ये वाला हो गया, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। और शुरू के जो 4 केसेस हैं, देखो, नाम चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, ऑब्जेक्ट चेंज करना है, लायबिलिटी चेंज करना है। इसमें भी नाम चेंज करना है तो फिर से SR चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में महाराष्ट्र और तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, उस केस में भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था। महाराष्ट्र में अगर आप एक ROC के जुरिस्डिक्शन से दूसरे ROC के जुरिस्डिक्शन में जा रहे हो, ठीक है, ऐसी तमिलनाडु में एक ROC के जुरिस्डिक्शन से दूसरे ROC के जुरिस्डिक्शन में जा रहे हो, तो भी आपको क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। और बाकी अदर्स केसेस में तो ये पोस्टल बैलेट में ही कवर अप हो गया था कि बियॉन्ड द सिटी, टाउन और विलेज अगर आप शिफ्ट करोगे तो SR पास करना है, वो भी पोस्टल बैलेट से। ऑब्जेक्ट क्लॉज की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, तो ये भी पोस्टल बैलेट में कवर अप हो गया था। ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हैं तो, लायबिलिटी क्लॉज चेंज कर रहे हैं तो फिर से SR चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, राइट। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए। तो एग्जाम में अगर 10-12 कुछ केसेस पूछे कि जहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, क्या नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता सकते हैं आराम से। 9 केसेस तो ये हो गए, बाकी ये रहे। डन। चलो, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस में 5 केसेस होते हैं। तो बाय एंड लार्ज नेट इफेक्ट क्या निकलता है? अगर ये 5 में से कोई एक रेजोल्यूशन पास कराना है तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 115। इसके अलग अगर कंपनीज एक्ट में कहीं स्पेसिफिकली लिखा है कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन है। और सिंपली अगर एक्ट में क्या लिख के छोड़ दिया, रेजोल्यूशन पास करना है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। ठीक है। और एक चीज और याद रखना हमेशा कि भाई ऑर्डिनरी बिजनेस रिक्वायर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल बिजनेस रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, राइट। तो ये चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ordinary business requires ordinary resolution and special business requires special resolution, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस बात के एक्सेप्शंस भी हैं। तो मतलब एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ordinary business requires special resolution and special business requires ordinary resolution, ऐसा भी हो सकता है, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करूं, देखो रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट की, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑब्लिक रिमूवल की बात करूं, मैं यहां लिखता हूं इधर, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट या रिमूवल की बात करूं तो जनरली तो देखो डायरेक्टर को आप कौन सी मीटिंग पे रिमूव कर रहे हो? AGM पे। तो कौन सा बिजनेस हुआ? ऑर्डिनरी बिजनेस। और रेजोल्यूशन भी कौन सा चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है मेरी बात। बट अगर आप डायरेक्टर को AGM पे रिमूव ना करके EOGM पे रिमूव कर रहे हो, तो अब ये बिजनेस ऑर्डिनरी रहेगा, स्पेशल रहेगा? अब ये बिजनेस देखो स्पेशल बिजनेस हो गया क्योंकि EOGM पे डिस्कस कर रहे हो, बट रेजोल्यूशन तो अभी भी ऑर्डिनरी चाहिए। इट मींस बिजनेस तो स्पेशल और रेजोल्यूशन कौन सा चाहिए? ऑर्डिनरी। समझ गए मेरी बात? इसी तरह से अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म होता है 5 साल। ठीक है। अब उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर आप हटा रहे हो, मान लो AGM पे हटाया था आपने, 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, अब उसे AGM पे हटा रहे हो, आप उसको फिर से रीअपॉइंट कर रहे हो, तो उसको फिर से रीअपॉइंट करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिएगा? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिएगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिएगा? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिएगा। मतलब बिजनेस तो हुआ ऑर्डिनरी और रेजोल्यूशन कौन सा चाहिए? स्पेशल। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, राइट। ठीक है जी, क्लियर बात है मेरी? अब देखो हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात भी डिस्कस कर ली, स्पेशल रेजोल्यूशन की बात भी डिस्कस कर ली। हम चल रहे हैं रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस पे। ठीक है, तो पहले तो हम वो 5 केसेस डिस्कस कर रहे हैं जहां ये चाहिए आपको रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। फिर हम लोग वो मैनर डिस्कस करेंगे कि नोटिस देना किस तरह से है। ठीक है, फिर हम लोग रूल 23 की बात करेंगे, मीन्स
तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया जी सबने, रब कर दें इसको। चलो जी, रब कर देता हूं मैं इसको। हम कहां चलेंगे, वो 5 केसेस की बात करेंगे जहां रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस चाहिए आपको। ये लो जी, 5 cases where resolution requiring special notice, right? ये लो नंबर 1। तो देखो भैया, अब हम वो 5 केसेस डिस्कस कर रहे हैं जहां स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ेगी आपको सेक्शन 115 में, राइट? तो 5 केसेस में सबसे पहला केस क्या है, देखो केस नंबर 1, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म अंडर सेक्शन 140। कहते हैं ऑडिटर का टर्म अभी एक्सपायर नहीं हुआ, बट इन बिटवीन आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा और स्पेशल नोटिस भी देना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो जो मेंबर्स लोग ये चाहते हैं कि भाई हम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑडिटर को हटा दें, वो क्या करेंगे, स्पेशल नोटिस देंगे। कैसे देंगे, प्रोसीजर क्या होगा उसका, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर 2, दूसरा केस क्या हुआ कि आप एजीएम पे ये चाहते हैं कि कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट हो जाए, रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट ना होके तो कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट हो जाए, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस एडवांस में देना पड़ेगा। थर्ड केस क्या है कि अगर आप डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो भी आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। और फोर्थ केस क्या है कि आप ये चाहते हैं कि रिमूव डायरेक्टर के बदले आप अपना कोई डायरेक्टर अपॉइंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, राइट? तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को एज डायरेक्टर अपॉइंट करवाना चाहते हैं कुछ मेंबर्स लोग, तो एडवांस में क्या करें, स्पेशल नोटिस दें, राइट? और फिफ्थ केस में मैंने क्या लिखा, एनी अदर मैटर इज स्पेसिफाइड इन एओए, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर आपने कोई और मैटर स्पेसिफाई कर दिया कि इसको भी एज स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है, तो उस केस में भी आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो ये 5 केसेस थे जहां आपको सेक्शन 115 में क्या चाहिए, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब हम लोग देखो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, मैनर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो स्पेशल नोटिस है इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से नोटिस देना है, कितने कितने दिन का नोटिस देना है, राइट? तो ये सब डिस्कस करते हैं। ये नोट करो पहले आप, रब कर दूं भाई मैं इसको। तो देखो अब मैनर में आते हैं, मैनर ऑफ गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस, राइट? तो देखो भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैनर ऑफ गिविंग स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115। तो जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि सेक्शन 115 में 5 केसेस कुछ ऐसे हैं जहां स्पेशल नोटिस देना है आपको, तो वो स्पेशल नोटिस देना कैसे है उसका हम मैनर डिस्कस कर रहे हैं रूल 23 में, ठीक है? तो रूल 23 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो जो लोग भी, जो मेंबर्स भी ये स्पेशल नोटिस रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस वाला पास कराना चाहते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, वो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, देखो लिखा है स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय स्पेसिफाइड मेंबर्स, बाय स्पेसिफाइड मेंबर्स। और स्पेसिफाइड मेंबर्स कितने चाहिए, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कितना चाहिए था, उतने मेंबर्स होने चाहिए जिनके पास कम से कम या तो 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो, या फिर उनके पास इतने शेयर्स होने चाहिए जिसपे कम से कम 5 लाख रुपए पेड अप हो। डन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो मेंबर्स लोग ये नोटिस देंगे ना कंपनी को, वो 3 महीने से तो पहले नहीं देंगे। तो जिस डेट को मीटिंग होनी है उससे 3 महीने से तो पहले नहीं दे सकते कि मान लो आपने 5 महीने पहले नोटिस देके छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। बट नोट लेस देन या बट एट लीस्ट 14 डेज क्लियर नोटिस देना है। मींस 3 महीने से पहले नहीं देना है और 14 दिन के बाद नहीं देना है। तो इन शॉर्ट मान लो मीटिंग की ड्यू डेट है जी 30 सितंबर मान लेते हैं हम, है ना।
30 सितंबर 2020 है, ये लो, इस डेट को मीटिंग हो रही है और आप ये चाहते हैं मीटिंग तो हो ही रही है, तो उन 5 में से कोई एक रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स? जो यहां हैं स्पेसिफाइड। ये लोग ये चाहते हैं कि लगे हाथ तो इन 5 में से एक रेजोल्यूशन ये वाला भी पास करा ले। तो ये कितने दिन पहले बता दे कंपनी को? ये मेंबर्स लोग है जी, ये लोग। इससे अगर मैं 3 महीने पहले आऊं तो देखो ये चला गया सितंबर, अगस्त, जुलाई है ना, तो 1 जुलाई, ये लो जी 1 जुलाई 2020। तो ये मेंबर्स लोग ना यहां बताना चाहते हैं जुलाई से भी पहले, ये नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब 30 सितंबर को मीटिंग करोगे आप तो नोटिस भी इशू करोगे आप, तो नोटिस आप कम से कम 21 दिन का नोटिस देते हो, 21 डेज क्लियर नोटिस चाहिए था। ये हम लोगों ने लेंथ ऑफ नोटिस में पढ़ा था, सेक्शन 101 सब सेक्शन 1 में। तो जनरली कंपनी क्या करती है, 1 महीने का नोटिस देके छोड़ देती है जी। मान लो 1 सितंबर को मैंने नोटिस दे दिया था, 1 सितंबर 2020 को नोटिस दे दिया था, ठीक है, कि भाई 30 सितंबर को मीटिंग है। अब ये मेंबर्स लोग ये चाहते हैं कि भाई इस मीटिंग पे उन 5 में से कोई एक रेजोल्यूशन पास करा लें, तो इस डेट से पहले तो वो नोटिस नहीं दे सकते, ठीक है। 1 सितंबर से पहले दे दें, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर 1 सितंबर से पहले दे दोगे तो कंपनी का डबल खर्चा बच जाएगा दोबारा नोटिस देने का। तो 1 सितंबर से पहले ही बता दोगे तो उससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। बट सेक्शन 115 ये कहना चाह रहा है कि आपको ना इस डेट के बाद याद आया, जब आपके पास नोटिस आ गया उसके बाद आपको याद आया कि चलो अच्छा मीटिंग हो रही है तो इनमें से एक रेजोल्यूशन ये वाला भी पास करा लेते हैं जी, तो इसके बाद भी आप कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह का प्रिविलेज हो गया मेंबर्स के लिए कि भाई नोटिस इशू होने के बाद भी अगर मेंबर्स लोगों को याद आ जाए ना कि चलो ये वाला रेजोल्यूशन पास करा लेते हैं, तो भी ये रेजोल्यूशन पास हो सकता है, प्रोवाइडेड कि मेंबर्स लोग मीटिंग से कम कितने दिन पहले बता दें, 14 दिन पहले। और 14 दिन भी देखो क्लियर डेज हैं, तो क्लियर डेज का मतलब अब काउंट करो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। क्लियर डेज का मतलब अगर मैं देखो 15 तारीख ले लूँ, यहाँ 15 तारीख से पहले नोटिस दे दें, ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि 15 तारीख भी छोड़ दो, 30 तारीख भी छोड़ दो, तो 16 से 29 तक काउंट करना। क्या 14 दिन बनेंगे? पूरे 14 दिन बनेंगे अगर 16 से 29 तक काउंट करूं। तो इसका मतलब मेंबर्स लोग कब तक बता दें? 15 सितंबर 2020 तक बता दें कंपनी को। तो कब बताना मेंबर्स को? 1 जुलाई से पहले नहीं जी, 1 जुलाई से 1 सितंबर के बीच में बता दे, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। और 1 सितंबर के बाद याद आए तो भी बता सकते हैं, बट 15 सितंबर तक बस मैक्सिमम, 16 सितंबर को नहीं, वरना फिर वो 13 दिन का नोटिस रह जाएगा। अब जैसे ही मेंबर्स लोगों ने 15 सितंबर को बता दिया कंपनी को कि भाई हम इन 5 में से कोई एक रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हैं, अब कंपनी भी तो शेयर होल्डर्स को दोबारा से नोटिस भेजेगी ना फिर से। तो कंपनी फिर से नोटिस भेजे अब सभी मेंबर्स को, कम से कम कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। और वो 7 दिन भी क्लियर डेज हैं। यहां से अगर 7 दिन क्लियर डेज काउंट करूं मैं तो कितना बनेगा भाई? मान लो ये 7 दिन क्लियर डेज अगर मैं ले लूं भाई, तो 23 तारीख अगर लूं, 23 सितंबर, तो देखो 24 से 29 तक काउंट करो, क्या 7 दिन बनेंगे? नहीं, 6 दिन रह जाएंगे 24 से 29 तक। तो ये मतलब 22 तारीख आ गई है, ये लो जी 22 तारीख है ना, 22 सितंबर 2020। मींस आप तो बता देना कंपनी को कब तक? 15 सितंबर तक। और कंपनी क्या करेगी फिर? सभी मेंबर्स को बताएगी, दोबारा से नोटिस देगी, किस डेट तक? मैक्स टू मैक्स 22 सितंबर तक। तो 22 सितंबर तक भी अगर नोटिस दे देगी कंपनी तो भी ये वैलिड नोटिस रहेगा। तो अब अगर 23 तारीख से 29 तक काउंट करोगे तो पूरे 7 दिन बनेंगे, 7 क्लियर डेज। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कब बता दें मेंबर्स लोग? जितने पॉइंट नंबर 1 में स्पेसिफाइड है। 1 जुलाई से पहले नहीं बता सकते, 1 जुलाई 1 सितंबर के बीच में बता सकते हैं, 1 सितंबर के बाद भी बता सकते हैं, 15 सितंबर तक बता सकते हैं लास्ट डेट। तो ये मेंबर्स लोग कंपनी को कब तक बताएंगे? 15 सितंबर तक। और कंपनी क्या करेगी फिर? 22 सितंबर तक, 22 सितंबर या उससे पहले सभी मेंबर्स को दोबारा से नोटिस दे देगी। राइट, ये कहना चाह रहा है। तो सेकंड पॉइंट में यही बात थी, देखो, अबाउट नोटिस नॉट मोर देन 3 months बिफोर द मीटिंग, 3 महीने से पहले नहीं बताना है, और कम से कम 14 दिन पहले तो बताना है। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा? कंपनी को जैसे ही नोटिस मिले तो कंपनी क्या करेगी? मेंबर्स लोगों को फिर से नोटिस भेजेगी रेजोल्यूशन का, बट कम से कम कितने दिन पहले? 7 क्लियर डेज पहले। राइट,
और ये नोटिस कंपनी ठीक वैसे ही देगी जैसे कंपनी नोटिस देते आई है। समझ रहे हैं बात। और फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या लिखा, अगर सेम मैनर पॉसिबल नहीं है, टाइम कम है, तो कंपनी क्या करे, कम से कम 2 न्यूज़पेपर में दे दे ये नोटिस और साथ में इसको वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दे। तो वेबसाइट पे डाल के छोड़ दे और कम से कम 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दे। कौन से 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश में और दूसरा वर्नाकुलर में। वर्नाकुलर मतलब आप समझते हैं लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। और फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा मैंने कि जो नोटिस आपको देना है ना, ये पब्लिश करना है कितने दिन के अंदर अंदर, एटलीस्ट 7 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग, मतलब मीटिंग से कम 7 दिन पहले ये नोटिस पब्लिश हो जाना चाहिए न्यूज़पेपर में। और ये 7 दिन क्लियर नोटिस है, क्लियर डेज है, मतलब डे ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग बोथ आर एक्सक्लूडेड, राइट। तो ये था रूल 23, ठीक है जी, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, मैनर ऑफ गिविंग स्पेशल नोटिस। तो जब भी स्पेशल नोटिस की बात आए तो क्या याद रखना है, 14 दिन प्लस 7 दिन का नोटिस। तो मेंबर लोगों को कम से कम 14 दिन पहले बताना है और कंपनी फिर क्या करेगी, दोबारा से नोटिस देगी मेंबर्स लोगों को 7 दिन का। नोट करो जी इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं। तो देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। अब पहले छोटा सा एक सेक्शन और डिस्कस कर रहा हूं, सेक्शन 116 116 ना आपको ये बता रहा है कि रेजोल्यूशन कब माना जाएगा पास हुआ, मतलब किस डेट को पास हुआ माना जाएगा, राइट। सेक्शन 116 डिस्कस कर रहे हैं। ये लो जी सेक्शन 116, ठीक है। तो देखो भाई अब हम लोग सेक्शन 116 की बात कर रहे हैं। ये 116 क्या कह रहा है, रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन पास्ड ऑन द डेट ऑन विच इट वाज, ऑन द डेट ऑन विच इट वाज इन फैक्ट पास्ड एंड नॉट ऑन एन अर्लियर डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है इसने। क्या कहा देखो, मान लो हमने ना भाई 10 सितंबर को मीटिंग बुलाई थी, है ना, और मीटिंग पे कोरम आया नहीं, मीटिंग एडजर्न हो गई। तो एडजर्न होकर मीटिंग मान लो कब हुई है, अब 17 तारीख को हुई है, 17 सितंबर 2020 को। इस डेट को रेजोल्यूशन पास हुआ, एडजर्न मीटिंग पे रेजोल्यूशन पास हुआ। तो ये रेजोल्यूशन किस डेट से इफेक्टिव होगा, सेक्शन 116 क्या कह रहा है आपसे कि भैया 17 सितंबर से ये इफेक्टिव होगा, 10 सितंबर से नहीं होगा। ओरिजिनल मीटिंग तो हुई नहीं ना, ये तो एडजर्न हो गई थी। तो रेजोल्यूशन एक्चुअल में कब पास हुआ, 17 तारीख को, तो इफेक्टिव भी 17 तारीख से ही हुआ। ये माना जाएगा, ये रेजोल्यूशन कब से पास हुआ माना जाएगा, 17 सितंबर से, 10 सितंबर से मतलब नहीं है। ये कह रहा है सेक्शन 116, राइट। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट शॉर्ट नोट में भी ये चीजें पूछ लेते हैं, इसलिए मैं इसको कवर अप कर रहा हूं यहाँ। एडजर्नमेंट वर्सेस पोस्टपोनमेंट एंड कैंसिलेशन ऑफ द मीटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो देखो एडजर्नमेंट वर्सेस पोस्टपोनमेंट दोनों का मतलब वैसे तो सिमिलर सा है। क्या मतलब है, टू डेफर और डिले द मीटिंग, मतलब अगर आप मीटिंग को डिले कर रहे हैं या डेफर कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं, तो वो दोनों ही चीजें किस में कवर अप हो रही है, एडजर्नमेंट में भी पोस्टपोनमेंट में भी। मतलब एडजर्नमेंट में भी हम लोग मीटिंग को डिले कर रहे हैं और पोस्टपोनमेंट में भी, बट दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। एडजर्नमेंट कब होता है, ऑन द डे ऑफ मीटिंग इटसेल्फ, जिस दिन मीटिंग है उसी दिन, और वो भी आफ्टर शेड्यूल टाइम। तो लाइक जैसे मीटिंग का शेड्यूल टाइम 10 बजे का था, राइट, 10 बजे के बाद अगर मीटिंग को लेट कर रहे हो या डिले कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट। और 10 बजे से पहले लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, तो वो पोस्टपोनमेंट कहलाएगा। समझ रहे हो बात। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई जो मेरी कल क्लास थी वो कल ना होके परसों होगी, आज ही कह रहा हूं ये बात कि जो क्लास कल थी वो कल ना होके परसों होगी, तो ये पोस्टपोनमेंट है कि एडजर्नमेंट है, ये पोस्टपोनमेंट है। एडजर्नमेंट तो कब होगा, शेड्यूल टाइम के बाद। तो मान लो आज 10 बजे की क्लास थी और 10:15 बजे मैं क्या कह रहा हूं कि भाई देखो भाई, या चलो कोरम का वेट आधा घंटा करते हैं, तो 10 बजे शेड्यूल टाइम था क्लास का, और 10 से आधे घंटे तक मतलब 10:30 बजे तक मैंने वेट किया, कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आए, मतलब कोरम नहीं आया, तो क्या कहूं, मीटिंग इज एडजर्न्ड कि पोस्टपोन्ड, दिस इज कॉल्ड एडजर्न्ड, क्योंकि शेड्यूल टाइम क्या था 10 बजे। तो 10 बजे के बाद मीटिंग को डेफर करोगे तो वो क्या होगा, एडजर्नमेंट। और 10 बजे से पहले ही या पहले ही दिन डेफर कर दिया कि भाई जो क्लास कल होने वाली थी या जो मीटिंग कल होने वाली थी, अब ये मीटिंग कल ना होके परसों होगी, दिस इज कॉल्ड पोस्टपोनमेंट।
और कंपनीज एक्ट ये कहता है अगर आपने मीटिंग शेड्यूल्ड की है तो उसको करो, जितने बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकते हैं वो कर लो, बाकी बिजनेस के लिए मीटिंग को एडजर्न कर दो, पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि भाई जैसे एजीएम शेड्यूल थी, अब 2 बिजनेस, मान लो आपके अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं हो पाए, तो भाई 2 बिजनेस तो ट्रांजैक्ट कर सकते हो ना, तो क्या करो 2 बिजनेस के लिए तो मीटिंग को क्या करना, एडजर्न कर देना, बाकी के 2 बिजनेस तो ट्रांजैक्ट करो। तो समझ गए ना पोस्टपोनमेंट और एडजर्नमेंट। ठीक है, तो एडजर्नमेंट कब होता है, शेड्यूल टाइम के बाद, और पोस्टपोनमेंट कब होता है, शेड्यूल टाइम से पहले। और दोनों ही केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग को डिले कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं। और अगर पोस्टपोन करोगे तो फ्रेश नोटिस देना ही देना है फिर तो। और अगर एडजर्नमेंट की बात करूं तो एडजर्नमेंट में देखो, अगर आप एडजर्न कर रहे हैं 3 दिन से कम के लिए, कई बार तो एडजर्नमेंट हाफ एन आवर के लिए भी होता है। तो जैसे मीटिंग पे आपने कई बार देखा होगा काउज एंड डिसऑर्डर सिचुएशन अराइज हो जाती है, शोर शराबा हो जाता है, तो कोई बात चेयरमैन की सुनी नहीं रहा है, वो बेचारा परेशान हो गया, राइट। तो काउज एंड डिसऑर्डर सिचुएशन की वजह से जो मीटिंग को एडजर्न करोगे वो आप फॉर द डे या फॉर 7 डेज ऐसा नहीं कर सकते, फॉर हाफ एन आवर एडजर्न करोगे, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए एडजर्न कर दोगे। तो अगर आप मीटिंग को एडजर्न कर रहे हैं कितने टाइम के लिए, 3 दिन से कम के लिए, तो आपको फ्रेश नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कब, जब आप चेंजेस नहीं कर रहे हैं ना प्लेस में ना टाइम में। ठीक है, 3 दिन के लिए मीटिंग एडजर्न कर रहे हैं बट सेम टाइम पे होगी, सेम प्लेस पे होगी, तो फ्रेश नोटिस की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर टाइम और प्लेस चेंज कर रहे हैं तो फिर तो फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा, चाहे पड़े 3 दिन से कम के लिए एडजर्न करें आप। और 3 दिन से ज्यादा के लिए एडजर्न कर रहे हैं तो भैया कम से कम 3 दिन का नोटिस तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर मीटिंग को एडजर्न कर रहे हैं सैनेडाई, तो मान लो चेयरमैन क्या कहना चाह रहा है, चेयरमैन ने सिर्फ ये कहा कि मीटिंग इज एडजर्न सैनेडाई, तो इसका मतलब चेयरमैन ये कहना चाह रहा है सर अब मुझे भी नहीं पता मीटिंग होगी नहीं होगी, कब होगी, मुझे भी नहीं पता। तो क्या नोटिस देना पड़ेगा दोबारा से? अगर नोटिस करेंगे तो बिल्कुल अगर मीटिंग करनी है दोबारा से तो क्या दोबारा से फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा? फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा, वो भी पूरा 21 डेज क्लियर नोटिस चाहिएगा। ठीक है, तो जब भी मीटिंग दोबारा होगी इन फ्यूचर तो 21 डेज क्लियर नोटिस दे देना आप। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये बात तो थी किसकी, एडजर्नमेंट की। और देखो काउज एंड डिसऑर्डर सिचुएशन की वजह से चेयरमैन मीटिंग को सैनेडाई एडजर्न नहीं कर सकता, ये तो नॉर्मल केस हो गया। जब मीटिंग होगी 1500 बंदे आएंगे तो थोड़ा बहुत शोर शराबा तो होता ही है, इसका मतलब ये नहीं कि चेयरमैन मीटिंग को सैनेडाई एडजर्न करके चला जाए। और एक चीज और है कि मीटिंग को अगर एडजर्न करना भी चाहता है ना चेयरमैन तो विद द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर करेगा। ठीक है, मीटिंग को एडजर्न करने के लिए भी मतलब रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, और रेजोल्यूशन में भी 2 बातें हैं। अब ये रेजोल्यूशन वैसे तो बाय शो ऑफ हैंड पास होगा, बट अगर कुछ लोगों ने डिमांड फॉर पोल किया तो फिर बैलेट पेपर के थ्रू होगा। और अगर देखो कोरम ही नहीं आया तो चेयरमैन खुद ही एडजर्न करेगा मीटिंग को, उसमें रेजोल्यूशन तो पास होने का मतलब नहीं है। बट हाँ, कोरम तो है, बट कुछ बिजनेस ट्रांजैक्ट हो गए, कुछ बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए अगर आप मीटिंग को एडजर्न करना चाहते हो तो शेयर होल्डर की परमिशन से। ठीक है, बट एक बात सोचो, काउज एंड डिसऑर्डर सिचुएशन अराइज हो गई, कोई शेयर होल्डर ही बात सुनने को तैयार नहीं है, तो शेयर होल्डर की परमिशन मिलेगी कैसे? तो वहां तो चेयरमैन सीओ मोटो एडजर्न कर रहा है, वो भी फॉर हाफ एन आवर। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है, देखो चेयरमैन मतलब मीटिंग चल रही थी, चेयरमैन के घर से फोन आया, कहते जी इमरजेंसी घर पे आओ, तो चेयरमैन मीटिंग छोड़ के चला गया बीच में, कहता है जी मीटिंग इज एडजर्न। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो मेंबर्स लोगों को क्या करना चाहिए, अपना चेयरमैन अपॉइंट करना चाहिए और मीटिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेंबर्स लोग अपने आप में से किसी एक शेयर होल्डर को या मेंबर को क्या बना लें, अपॉइंट कर लें चेयरमैन, और मीटिंग कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, राइट। और कैंसिलेशन ऑफ द मीटिंग तो भैया देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होता है, कब? व्हेन द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑन रिक्विजिशन। तो सेक्शन 100 पढ़ा था हम लोगों ने मीटिंग ऑन रिक्विजिशन का। क्या पढ़ते थे हम लोग? कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट फाइल कर रहे हैं ना कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे मीटिंग के लिए, ईओजीएम के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इफेक्टिव स्टेप्स लेने थे 21 दिन के अंदर अंदर, और 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग एक्चुअल में हो जानी चाहिए थी। और मान लो आज 45वां दिन है, अभी तक तो मीटिंग हुई नहीं, तो 46th डे ये राइट किसके पास चला जाता था? रिक्विजिशनिस्ट के पास। तो जिन लोगों ने रिक्वेस्ट फाइल की थी वो खुद ही नोटिस इशू करके, खुद ही मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलो रिक्विजिशनिस्ट लोगों ने खुद ही तो नोटिस इशू किया, खुद ही तो मीटिंग बुलाई और खुद ही मीटिंग पे पहुंचे नहीं।
तो मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसिल्ड हो जाएगी, मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड। तो कंपनीज एक्ट 1956 में वर्ड यूज करते थे डिसॉल्व्ड, और यहां वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, कैंसिल्ड। इसका मतलब अगर ये मीटिंग अब दोबारा से करनी है ना तो सब कुछ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग होगा। मतलब पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिर से फ्रेश नोटिस दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 दिन के अंदर इफेक्टिव स्टेप्स लेंगे, 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग एक्चुअल में करेंगे, नहीं की तो 46वें दिन ये राइट आएगा फिर आपके पास। और आप भी मैक्सिमम कितने दिन के अंदर कर सकते थे, 3 मंथ्स के अंदर अंदर। और 3 महीने कहां से काउंट करते थे, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से। तो इन शॉर्ट नियर अबाउट 45 दिन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खराब कर दिया आपके, और 45 दिन के आसपास ही आपके बचते हैं। बट एग्जैक्टली 45 दिन नहीं लिख सकते आप, तो एग्जाम में वही लिखना जो एक्ट में लिखा है। एक्ट में ये नहीं लिखा है कि 90 डेज, एक्ट में लिखा है 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स भी कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। समझ गए बात। तो रिक्विजिशनिस्ट लोगों ने खुद ही तो मीटिंग बुलाई थी, खुद ही नहीं आए, तो मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड। कौन कहता है ये बात, सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 क्लोज बी बोलता है ये बात कि मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, आज हम लोगों ने एक तो रेजोल्यूशंस की बात की। रेजोल्यूशन 3 तरह के थे, सेक्शन 114 114 है ना, 114 में 114 सबसेक्शन 1 में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था, 114 सबसेक्शन 2 में स्पेशल रेजोल्यूशन था, 115 में रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस था। ठीक है, और 116 में हमने क्या पढ़ा कि रेजोल्यूशन किस डेट को पास हुआ माना जाएगा, ओरिजिनल डेट की मीटिंग को या एडजर्न मीटिंग की डेट को, जिस डेट को एक्चुअल में पास हुआ उसी डेट को पास हुआ माना जाएगा। और फिर हम लोगों ने लास्ट में भी ये क्या पढ़ा, एडजर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट और कैंसिलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब एक एक्सेप्शनल केस हो रहा है छोटा सा, मैं वो और बता देता हूं आपको, सेक्शन 162 का। ठीक, तो वैसे तो जनरल मीटिंग पे रेजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं भाई, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। बट एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं जहां यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए जनरल मीटिंग पे, तो जिसका एक केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, यहां सेक्शन 162, राइट। तो देखो पहले ये नोट कर लो आप, फिर सेक्शन 162 पे आते हैं। रब कर दो जी इसको, चलो जी मैं रब कर रहा हूं। तो देखो सेक्शन 162 की बात करते हैं हम लोग। तो देखो भाई सेक्शन 162 की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट है बस, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी पर्सन को एज डायरेक्टर अपॉइंट करोगे ना तो इंडिविजुअली अपॉइंट करना। मतलब एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है, एक रेजोल्यूशन, 2 डायरेक्टर अपॉइंट करना है, 2 रेजोल्यूशन, 3 डायरेक्टर अपॉइंट करना है, 3 रेजोल्यूशन। ठीक है, तो हर डायरेक्टर के लिए एक नया रेजोल्यूशन होना चाहिए। क्या आप 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी एक कंपनी है जी, हम लोग लिमिटेड है ना, अब इस मीटिंग पे मैं 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहता हूं, एक एक्स को और एक वाई को। ठीक है, अब अगर मैं सिंगल रेजोल्यूशन से इसको अपॉइंट करूं तो आप खुद सोचो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। सिंगल रेजोल्यूशन से तो मैंने एक रेजोल्यूशन रख दिया मेंबर्स लोगों के सामने, अब मान लो 50 मेंबर बैठे हुए यहां, तो 50 मेंबर्स के सामने मैंने एक सिंगल रेजोल्यूशन रखा कि भाई मैं एक्स और वाई को डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता हूं, बताओ कौन कौन फेवर में है। तो या तो आप हाथ खड़ा करोगे या नहीं करोगे। अगर आपने हाथ खड़ा किया मतलब बोथ आर अपॉइंटेड, अगर आपने हाथ खड़ा नहीं किया मतलब बोथ आर रिजेक्टेड। बट एक बंदे ने, एक मेंबर ने आधा हाथ खड़ा किया, उससे पूछा भाई क्या हुआ, कहते सर मैं एक्स को अपॉइंट करना चाहता हूं, वाई को रिजेक्ट, या वाइस वर्सा। और ऐसा तो आपने रेजोल्यूशन रखा ही नहीं मेरे सामने, तो रेजोल्यूशन तो फेल हो गया ना। तो इट मीन्स आप 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं कर सकते। बट अगर आप 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करो, आप पहले एक ऐसा यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करो कि फ्यूचर में हम 2 या 2 से ज्यादा बंदों को एक डायरेक्टर से एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं। तो एडवांस में ही यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करो पहले, आप ये कहना चाह रहा है। तो मान लो आज अभी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर रहा हूं मैं, आज हम लोग लिमिटेड की मीटिंग हो रही है, आज मैंने एक रेजोल्यूशन पास कर लिया यूनानिमस, तो 50 मेंबर आए हैं जी, मैंने एक रेजोल्यूशन रखा मेंबर्स लोगों के सामने कि भाई आज के बाद जब भी जरूरत होगी
हम 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं। और सबके सब मेंबर्स ने फेवर में हाथ खड़ा किया, यूनानिमस कंसेंट मिल गई मुझे, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ विदाउट एनी वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो बस ठीक है, अब इन फ्यूचर में हम 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं और वो भी सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा। अब यूनानिमस की स्पेशल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये कहना चाह रहा है 162। तो देखो 162 सबसेक्शन 1 क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप जनरल मीटिंग पे आप कोई ऐसा मोशन रखना चाहते हो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इक्वल टू एंड मोर देन 2 पर्सन्स एज डायरेक्टर्स और वो भी बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन, तो आप क्या करो, शैल नॉट बी मूव्ड। आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि आपने एक ऐसा प्रपोजल टू मूव सच अ मोशन हैज फर्स्ट बीन एग्रीड विदाउट एनी वोट कास्टेड अगेंस्ट, कि डायरेक्टर लोगों को, 2 डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट करने से पहले आप एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करो कि हम 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं, और वो भी यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना। तो आप फ्यूचर में अब 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, 162 क्या कह रहा है कि अगर आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर को विदाउट पासिंग यूनानिमस रेजोल्यूशन इन एडवांस, तो ये जो आपने रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर को अपॉइंट किया ना, ये रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और ये सेक्शन 162 प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जेम्प्ट करता है। मतलब ये कंपनी सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चलेंगी इसमें, ये सेक्शन सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चलेगा। ठीक है, तो सेक्शन 162 एक तरह से प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, एग्जेम्प्टेड है दोनों कंपनीज। ठीक है जी, तो देखो आज हम लोगों ने रेजोल्यूशंस की भी बात कर ली। सेक्शन 162 कौन कौन से सेक्शन कवर अप किए हमने, 114(1), 114 सबसेक्शन 2, 115, 116 एंड सेक्शन 162, ये हम लोगों ने डिस्कस किए। और सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 क्लोज बी भी डिस्कस किया, कैंसिलेशन ऑफ द मीटिंग का, राइट। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।